हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट अवर नेबर म्यांमार। अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पेश किया जाता है, दैट इज अबाउट म्यांमार के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, म्यांमार में जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जो डिटेन करके रखा है उनके प्रोटेक्शंस के लिए, और म्यांमार के कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं कि अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या मिलिट्री रूलरशिप जो है उनके सिंपैथी के लिए वहां पे एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। इंडिया इससे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करता है। इंडिया के अलावा रशिया और चाइना जैसी कंट्री भी एक्चुअल में इस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अब अगर देखने वाली चीज़ ये है हमारे लिए कि इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम लोग एक डिस्टेंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाली जो चीज़ें हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और इंडिया यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसी है, जो पुरानी 1961 की, हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि एक्चुअल में इंडिया ऐसा कर क्यों रहा। दूसरी चीज हम लोगों को ये भी जाननी है कि एक्चुअल में म्यांमार में एक रिजोल्यूशन, म्यांमार के लिए जो रिजोल्यूशन है वो आया क्यों। क्या ऐसे हालात हैं कि म्यांमार को एक्चुअल में बैन करने के लिए, म्यांमार को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2015 में म्यांमार, देखो, एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं मिलिट्री रूलरशिप से गुजर रहा है। म्यांमार जब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हुआ उससे लेके 1961-62 तक का जो पीरियड है, वहां पे एक्चुअल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे एग्जिस्ट करती थी यू नी के लीडरशिप में। लेकिन उसके बाद वहां पे एक नए लीडर आए और उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पे हटा के वहां पे मिलिट्री रूलरशिप को इस्टेब्लिश किया, और वो लगभग 20 ईयर्स तक उन्होंने रूलर वहां पे रूल किया। एंड देन उसके बावजूद वहां पे मिलिट्री रूलरशिप काम करती रही, और दोबारा से वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई, फ्रेश डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई 2015 में। और 2015 में मिलिट्री रूलरशिप और डेमोक्रेटिक लीडर्स के बीच में आपस में सहमति बनती है, और वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पे स्टेबलाइज किया जाता है। वहां पे उनकी टॉप लीडर बन के आती हैं आंग सान सू की। और कहीं ना कहीं जो डिबेट या जो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आर्मी के बीच में और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में, उसकी वजह से टॉप लीडरशिप जो है वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनी, तो उन्होंने अपने जो ड्राइवर हैं उनको वहाँ पे राष्ट्रपति बना दिया था। अब ये गवर्नमेंट एक्चुअल में कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए काफ़ी इसने अच्छा काम किया और पॉपुलैरिटी गेन करी। एंड देन इस पॉपुलैरिटी की वजह से कहीं ना कहीं जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसके लिए खतरा बनना शुरू हो गया। इसी वजह से 2021 में आंग सांग सूकी और उन जो राष्ट्रपति थे उनके, उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उस अरेस्ट होने के बाद पब्लिक एक्चुअल में उनको डिफेंड करने के लिए सड़कों पे आती है, धरना प्रदर्शन स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे आर्मी अपनी रिस्ट्रेन पॉलिसी को एक्टिवेट करती है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारा जाता है। इनफैक्ट कई मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से ये भी बोला गया कि वहाँ पे आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करके सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया, कई सारे लोगों को उठा के जेलों में भर दिया गया। अब उन्हीं सब लोगों को डिफेंड करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह रेजोल्यूशन पेश किया गया। अब सवाल यहां पे यह है कि एक्चुअल में म्यांमार में सिचुएशन इतनी खराब है, तो उसके बावजूद इंडिया ने एक्चुअल में वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते वहां पे एक्चुअल में इस मूवमेंट्स को या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को क्यों सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारी कंट्रियां एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर सकती हैं। ठीक है, यूएस जो है या बाकी और ह्यूमन राइट वाले जो एजेंसीज हैं वो एक्चुअल में इंडिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा स्प्रेड कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअल में जनरेट हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इंडिया ने वहां पे रिस्क लिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो रिजोल्यूशन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करी। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम ह्यूमन राइट जैसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ह्यूमन राइट के लिए एक्चुअल में सेंसिटिव हैं। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन क्यों करी? उसका एक प्राइमरी रीज़न है कि हम लोग एक्चुअल में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले जो प्रोपोगेंडाज हैं, उन प्रोपोगेंडा से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर काफ़ी लंबे टाइम से अगर देख रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पेश किए जा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं एक पर्पस के लिए, एक प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने के लिए करे जा रहे हैं।
ना कि किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए या पीस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और इसी वजह से इंडिया वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने में बिलीव रखती है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो जाती। दूसरी चीज़, हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं एक्चुअल में म्यांमार से जुड़े हुए, कि हम लोग एक्चुअल में अपने क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को एक्चुअल में कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, म्यांमार इज अ गेटवे ऑफ आसियान। म्यांमार एक्चुअल में आसियान से कनेक्ट करने वाला गेटवे है, तो हमारे लिए म्यांमार की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और हम लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक्चुअल में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे किया हुआ है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करी, और साथ में हमारे जो पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी सबक लेते हुए हमने इस तरह की पॉलिसीज को एक्चुअल में एक्सेप्ट किया। उसका सबसे पहला प्राइमरी कारण है कि अगर तुम टाइमलाइन को जरा वहां पे चेक करोगे तो वहां पे पाओगे राजीव गांधी पीरियड के टाइम पे भी सेम सिचुएशन थी, और हम लोगों ने वहां पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जैसी चीजों को काफी हद तक सपोर्ट किया था। और उसका नतीजा हमारे लिए ये निकला कि म्यांमार वाले रीजन के पास से, जैसे मणिपुर और कई सारे स्टेट्स वहाँ पे नेबरिंग स्टेट हैं उसके बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उन सारे रीजन में एक्चुअल में कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे उल्फा जैसे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए। और दूसरी चीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ पे बढ़ गई। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि अगर हमने वहां पे कहीं ना कहीं म्यांमार के अगेंस्ट में रोल प्ले किया तो वो हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोगों ने ये चीजें पास्ट में देखी हैं कि अगर हम म्यांमार के अगेंस्ट, म्यांमार की जो एग्जिस्टिंग वहां पे लीडरशिप है उसके अगेंस्ट अगर रोल प्ले करते हैं तो चाइना को कहीं ना कहीं पर्पस या मौका मिल जाता है कि चाइना वहां पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, जैसा कि उसने पास्ट में भी किया। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर हम मिलिट्री लीडरशिप के वहाँ पे खिलाफ जाते हैं, रिजोल्यूशन में अगर हम वोट देते हैं उनके अगेंस्ट में, तो फिर चाइना को वहाँ से एक स्पेस मिल जाएगा। इसी वजह से एक्चुअल में हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब सवाल यह है, तो क्या हम ह्यूमन राइट जैसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है? बिल्कुल गलत। हम लोग ह्यूमन राइट जैसी चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक सेंसिटिव हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल दूसरा है। हम दूसरे तरीके से डील करने में बिलीव रखते हैं। हम लोग बिलीव रखते हैं डिप्लोमेसी में, कि हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और बहुत सारे जो डिग्नेटरीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इस नेगोशिएशंस में, वो एक्चुअल में बिलीव रखते हैं कि हम डायरेक्टली इंटरफेयर ना करते हुए, इंटरनल मैटर में, उनका इंटरनल मैटर है, उनमें इंटरफेयर ना करते हुए, बल्कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू उनको एक मीडिएशन का रास्ता दे सकते हैं, कि इंडिया जो है वहाँ पे एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर सकता है। तो इंडिया इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला चीज़, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है म्यांमार से जुड़े हुए, कि वहाँ पे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी चीज़ों को लेके, ठीक है, साथ में मिलिट्री कॉपरेशंस वगैरह को चीज़ों को लेके, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को रोकने के लेके, इन सब चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इनमें पॉजिटिविटी वहाँ पे हमें गेन मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव से देखें, यानी कि यूएस के अगर हम प्रिज्म से देखें, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में ये मैसेज वहाँ पे जाएगा कि इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट जैसी चीज़ों को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिफेंड करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये आगे आने वाला टाइम एक्चुअल में हमें बताएगा कि हमें इससे बेनिफिट होने वाला है या नुकसान। जहां तक मेरा अनुमान है, जो नुकसान की बात है, नेगेटिव पॉइंट्स की बात है, तो इंडिया ने कई बार अपने आप को प्रूव किया है कि हम ह्यूमन राइट जैसी चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन हम किसी भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा के हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसी वजह से हम इन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आगे आने वाला टाइम एक्चुअल में बताएगा कि क्या होगा। तो हम लोग न्यूज़ पे नज़रें बनाए रखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करो, टेक केयर, बाय बाय।